लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इलास्टिक लोड बैलेंसर, तो हम उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इलास्टिक लोड बैलेंसर। इट सपोर्ट्स आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस ओनली इन वीपीसी। जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो सिर्फ और सिर्फ आईपी वर्जन 4 को सपोर्ट करता है। ये मैं आप लोगों को जब लैब करेंगे तब मैं कंसोल में भी दिखाऊंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आईपी वर्जन 4 को सपोर्ट करता है अपने वीपीसी में। अब वीपीसी क्या है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक में। उसके बाद क्या है कि स्लैश ऑफ सबनेट डिफाइंड बाय द ईएलबी इज मिनिमम /27। मतलब कि जो हम पब्लिक आईपी जो कॉन्फ़िगर करेंगे इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए, उसकी जो स्लैश है, जो इसकी नेटवर्क के बिट्स हैं, वो मिनिमम जो है वो 27 होनी चाहिए इन लेंथ एंड हैज अवेलेबल एटलीस्ट 8 पब्लिक आईपी एड्रेसेस। और उसके अंदर हमारे पास कम से कम 8 पब्लिक आईपी एड्रेसेस अलग से रिजर्व होंगे, और वो होंगे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक डायग्राम नहीं है जिसमें ये हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर है, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन है AZ1 AZ2 AZ3। अब इसके अंदर हमारे पास एक एक सबनेट होगा। अब सबनेट क्या है कि AZ1 फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक अवेलेबिलिटी जोन है, उसके अंदर हमारे पास 5 सबनेट्स हैं। अब जो AZ1 है उसके अंदर एट अ टाइम एक सबनेट हमारा यूज होगा। अगर हम उस सबनेट को हटा के दूसरा सबनेट लगाएंगे तो पिछले वाले रिमूव हो जाएगा और दूसरे वाला उसकी जगह पे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक AZ जो है उसके अंदर एक ही हम एट अ टाइम सबनेट को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए। ये हमारे पास 3 इसके पब्लिक आईपी हैं जो कि हमने कॉन्फ़िगर किए हैं अपने इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए। अभी इसकी एग्जांपल को समझा रहा हूँ मैं, /27 को। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो स्लैश जो हमने सेलेक्ट की है वो /27 है, जो कि AWS के जो उन्होंने प्रेफरेंस के लिए दिए कि आप लोगों ने /27 मिनिमम रखनी है। अब उसकी वजह क्या है कि क्यों हमें /27 ही रखनी पड़ी। अब इसको हम देखते हैं, इस वाली आईपी की एग्जांपल लेते हैं। तो 195.168.0.1/27। अब ये हमारे पास एक आईपी। अब इसके अंदर /27 हमारे पास नेटवर्क की बिट्स होगी। टोटल आईपी जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो अगर इसमें से हम 32 माइनस 27 कर दें तो हमारे पास कितनी बनते हैं? 5। तो क्या हुआ, ये होगी हमारे पास होस्ट की बिट्स। और हमने इधर से निकालने होंगे कितने नंबर ऑफ होस्ट हम इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5, और वो कितना बनते हैं? 32। मतलब ये कि हम 32 हमारे पास 32 पब्लिक आईपीज हैं जो कि हम इस वाले नेटवर्क में से यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ /27। मतलब हमारे पास अगर /27 है तो हमारे पास 32 पब्लिक आईपीज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब इनमें से जो 32 आईपीज हैं, अब ये सारे यूज नहीं कर सकते, इनमें से कुछ हैं जो हमारे रिजर्व होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये 32 आईपीज अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे, ये हमारे पास आएगा 195.168.0.1/27। इस तरह .2/27, .3/27, .4/27 एंड .5। ये जो फर्स्ट .5 यहाँ पे होगा .255, मतलब कि लास्ट आईपी। अब ये जो पहला आईपी ये हमारे पास रिजर्व होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए। इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये हमारे पास होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए। उसके बाद जो दूसरा है ये हमारे पास होता है रिजर्व राउटिंग पर्पस के लिए। और जो .3 है ये हमारे पास रिजर्व होता है DNS के लिए। और जो चौथा है वो हमारे पास रिजर्व होता है नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क मैनेजमेंट। उसके बाद जो लास्ट वाला है ये हमारे पास होता है ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए ये रिजर्व होता है। तो मतलब ये कि हमारे पास 32 आईपी जो थे जो अवेलेबल थे हमारे पास /27 में से जो 32 आईपीज अवेलेबल थे, उनमें से ये जो 5 हैं ये हमारे पास रिजर्व है। मतलब ये कि आप 32 में से हम 5 और निकाल दें तो हमारे पास कितने बचते हैं? 27 हमारे पास आईपीज बच गए जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर में। लेकिन इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास 8 जो पब्लिक आईपीज हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ रिजर्व करने हैं ELB के लिए, इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए। और हमारे पास अभी है 27। अगर हम 27 में से अगर वो भी 8 निकाल दें तो हमारे पास कितने बचते हैं? 19। मतलब ये कि 19 आईपीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं /27 से। अगर फॉर ये तो हो गया हमारे पास /27 से। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम /27 नहीं /28 रखते हैं तो फिर क्या सिनेरियो बनता है, उसको हम डिस्कस करते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर /28 हो जाती है 195.168.0.1/28, ये हमारे पास अब ये IP। अब इसके अंदर हमारे पास 28 नेटवर्क के बिट्स हैं, इसमें से हम टोटल 32 होती हैं IP के एड्रेस की बिट्स, उसमें से 28 हम नेटवर्क की निकाल दें तो हमारे पास कितनी बचती हैं 4। अब ये है जी होस्ट की बिट्स। अब नंबर ऑफ होस्ट हमने निकालने हो तो वो निकलते हैं 2 की पावर 4 कर देंगे तो ये बनते हैं 16। मतलब कि 16 हमारे पास पब्लिक IPs हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर दिस /28 के लिए। 16 पब्लिक IP एड्रेसेस हैं जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इनमें से जैसे कि मैंने कहा था कि 5 जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर देते हैं। पहला होता है नेटवर्क के लिए, दूसरा राउटिंग, तीसरा DNS, चौथा नेटवर्क मैनेजमेंट, पांचवा ब्रॉडकास्ट। अब ये जो 5 हैं ये रिजर्व हैं डिफॉल्ट। अब इनमें से 16 में से हम 5 को माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 5 कर दें तो हमारे पास कितने बचेंगे 11 IPs। अब 11 IPs जो कि हम अभी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ELB ने क्या कहा है कि हमने 8 पब्लिक IPs सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए रिजर्व करने हैं। मतलब ये कि 11 में से अगर हम 8 और निकाल दें, 11 माइनस 8 कर दें तो ये हमारे पास बचते हैं 3। मतलब कि 3 IPs हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंसेस पे, जो कि हमारे बैकएंड सर्वर्स कहलाएंगे, जो कि इसके आगे लगे होंगे हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 IPs होंगे जो कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत लो नंबर ऑफ अमाउंट है, जो जिसकी वजह से जो AWS है वो प्रेफर करता है कि आप लोग /27 को यूज़ करें। /27 से क्या होता है कि हमारे पास 19 पब्लिक IPs मिल जाते हैं, जो कि एक नंबर ऑफ अमाउंट भी अच्छी है, और उसके अंदर हमारे पास 19 कम से कम हमारे पास बैकएंड में हम सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जबकि अगर हम /28 को करें तो हमारे पास 3 बचते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम 3 सर्वर्स को लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से AWS जो हमें कहता है, प्रेफर करता है कि आप लोग /27 मिनिमम रख सकते हैं, और उसके अंदर हमें 8 पब्लिक IPs जो हैं जो सिर्फ और सिर्फ ELB के लिए रिजर्व करना पड़ते हैं। अब ये 8 पब्लिक IP क्यों रिजर्व करना पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर अभी एक ELB है, तो इसके लिए एक पब्लिक IP हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्टेंसेस बढ़ते हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दूसरे भी नोड्स ELB के वो बनते जाएंगे, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा IPs की जरूरत पड़ेगी। तो ये ना हो कि हम सारे IPs इधर कॉन्फ़िगर कर दें और हमारे पास IP का जो पूल है वो खत्म हो जाए, तो इस इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए हमारे पास IP ही ना बचे। तो उसने AWS ने क्या किया कि 8 पब्लिक IPs जो हैं वो पहले ही उन्होंने सेव करके रख ली हैं, अपने रिजर्व करके रख ली हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर के लिए, कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको असाइन कर दें। ये था हमारा कॉन्सेप्ट इलास्टिक लोड बैलेंसर का। अब हम इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, इसके हेल्दी कब होते हैं हमारा स्टेटस, अनहेल्दी कब होता है, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हेल्दी चेक्स वगैरह से की तरफ जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि ELB के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर कर दूँ। तो उसके बाद फिर हम हेल्दी चेक और अनहेल्दी चेक्स वगैरह की तरफ जाएंगे, जिसमें हम उसके डिफरेंट इंटरवल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है कि सबसे पहले है एलोकेट इक्वल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन ईच अवेलेबिलिटी जोन। मतलब ये कि जो इलास्टिक लोड बैलेंसर हमारा लगा है उसके पीछे जो हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं मल्टीपल AZ1 AZ2 AZ3, तो उसके अंदर जो हमने इंस्टेंसेस बनाने वो हमारे इक्वल नंबरों के होने चाहिए। कि अगर हमारे पास 4 AZs लगे हुए हैं, 4 अवेलेबिलिटी जोन लगे हुए हैं और हर किसी में 3-3 है, तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और इसमें किसी में 2 हैं, किसी में 5 है, किसी में 3 है, तो वो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स डिवीजन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है AWS कंसोल यूजेस HTTP। जो AWS कंसोल है वो यूज करता है HTTP को, जो कि पोर्ट नंबर 80 है, फॉर हेल्थ चेक। मतलब हेल्थ चेक के लिए ये HTTP के पैकेट्स को सेंड करता है ताकि उसके हेल्थ चेक को देख सके कि वो इंस्टेंस जो है वो हेल्दी है या अनहेल्दी स्टेट में है। यहाँ पर अब हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग और एक ये ELB का। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ELB डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रैफिक एंड इवनली बिटवीन द EC2 इंस्टेंसेस इन द गिवन AZ। मतलब कि जो अवेलेबिलिटी जोन है उन पर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक। इट डज नॉट कंसिडर द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंसेस। इस सेकंड पार्ट को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 को देखते हैं। ये यहाँ पर हमारे हमसाये में यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो शादी का मौसम है, आप लोग जानते ही हैं, तो डिस्टर्ब हो रहे हो तो थोड़ा माजरत, तो आप इधर फोकस कीजिए।
यहाँ पर हमारे पास पहले पार्ट की डिस्ट्रीब्यूट जो ट्रैफिक करता है वो इवनली करता है बिटवीन EC2 इंस्टेंसेस। अब यहाँ पर हमारे पास ये इलास्टिक लोड बैलेंसर है, यहाँ पे हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। पहले अवेलेबिलिटी जोन में 2 हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस हैं, दूसरे में 4 है और तीसरे में 1 है। अब क्या है कि इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो किस तरह से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक, वो ये देखेगा यहाँ से कि 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो वो उन पे इक्वली डिवाइड करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 100% हमारे पास टोटल ट्रैफिक है, तो वो 3 कैसे डिवाइड करेगा कि 33% इस पे चल जाएगी, 33% इस पे चल जाएगी और 34% इस पे चल जाएगी। तो वो इस तरह से इसको डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो 2 EC2 इंस्टेंसेस हैं वो उनके ऊपर 33% लोड है, यहाँ पर जो 4 EC2 इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर भी 33% ही लोड है। तो यहाँ पर ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसी तरह समझ लें कि एक काम है यहाँ पर 4 बंदे कर रहे हैं और वही काम यहाँ पर 2 बंदे कर रहे हैं, तो ये वाले काम ये होगा कि ये ज़्यादा देर फारिग रहेगा और मतलब कि इसको ज़्यादा सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, जबकि ये वाले हैं ये ज़्यादा देर यूज़ होंगे और ज़्यादा इनको सर्विस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। तो यहाँ पर एक है जिसके ऊपर अकेली 34% ट्रैफिक जा रही है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगी, सबसे कम इस पे होगी, उससे और दरमियान में इस पे होगी। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो इन्होंने एजी की बेस पे की है कि यहाँ पर अगर 3 एजी हैं तो वो 34% कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एजी आ जाता है, एक और ऐड हो जाता है एजी 4, तो वो क्या करेगा कि 25 सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 25 तो 100% हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसमें भी यहाँ पर उसने अवेलेबिलिटी जोन को देखकर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया ट्रैफिक। उसने यहाँ पर देखा नहीं कि इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में कितने इंस्टेंसेस रजिस्टर्ड हैं, उसने ये नहीं देखा कि इस पे ज़्यादा इंस्टेंसेस रजिस्टर्ड हैं तो इस पे ज़्यादा ट्रैफिक देनी चाहिए। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अवेलेबिलिटी जोन को देखा और उस बेस पे उसने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास आता है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। ये जो यहाँ पर जो लूप होल है वो उसको कंप्लीट करता है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। वो कैसे करता है इसको अब हम देखते हैं। When we configure cross zone load balancing, the ELB distribute the traffic on the registered EC2 instances। मतलब ये कि वो यहाँ पर देखता है कि एक अवेलेबिलिटी जोन जो है उसके अंदर कितने मल्टीपल इंस्टेंसेस रजिस्टर हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अवेलेबिलिटी जोन जो है पहला उसके अंदर 2 हैं EC2 इंस्टेंसेस, जो दूसरा है उसमें 3 है, तीसरा उसमें भी 3 है और चौथा है उसमें 2 हैं। तो वो डिवाइड अगर यही सिनेरियो हम इस वाले में यूज करते हैं तो वो कैसे डिवाइड करता, वो क्या करता है कि 25% सब पे डिवाइड कर देता है, 25, तो ये हो जाती है हमारी 100% ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पर हमने क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल की हुई है और उसमें क्या होगा कि वो देखेगा कि इस वाले अवेलेबिलिटी जोन में कितने इंस्टेंसेस हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, मतलब कि ये टोटल कितने बनेंगे 3, 6, 8 और 10, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो, यहाँ पे 20% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यहाँ पर 33% और यहाँ पर 30% और यहाँ पर 20%। तो ये इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने इंस्टेंसेस ज़्यादा थे उस हिसाब से उसकी ट्रैफिक भी ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर जिस हिसाब से इंस्टेंसेस ज़्यादा हुए हैं तो यहाँ पर भी 30% उसकी ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। जहाँ पर इंस्टेंसेस कम है उसके ऊपर उस हिसाब से ट्रैफिक हमारी जो लोड डिस्ट्रीब्यूट है वो कम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है ट्रैफिक की, वो किस बेस पे होती है, रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंसेस पे। उसमें ये देखा जाता है कि उस अवेलेबिलिटी जोन में कितने इंस्टेंसेस रजिस्टर हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होती है और नॉर्मल इलास्टिक लोड बैलेंसिंग में कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिक लोड बैलेंसर की रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपनी लैब की तरफ मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।